हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम संतोष है और ये हमारी वर्ल्ड मैप सीरीज का लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर के अंदर हम इक्वेटर के बारे में, प्राइम मेरिडियन क्या होता है और इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। वन बाय वन हम करके देखें। इससे पहले हम एक बार ये देखते हैं कि जो सर्कल ऑफ लैटिट्यूड है ये क्या होता है। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल ऑफ लैटिट्यूड्स। हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं इसके बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था। इफ दिस इज अवर अर्थ, इक्वेटर के पैरेलल जो लाइंस होती हैं जो अर्थ को नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स, ऑल्सो नॉन एज पैरेलल्स। उसमें सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा होता है, 0 डिग्री, विच इज नॉन एज इक्वेटर। और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इनको हम मेरिडियंस बोलते हैं, जो इस तरीके से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती हुई लाइंस होती हैं, लाइक दिस। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन लेक्चर नंबर 1। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रही हूँ। इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज सर्कल ऑफ लैटिट्यूड। सर्कल ऑफ लैटिट्यूड आर 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं, ये कोई रियल लाइन नहीं ड्रॉन करी हुई है ग्लोब पे। ये इमेजिनरी लाइंस हम लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस को अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करती हैं। तो अगर हम बात करें कि कौन से 5 सर्कल ऑफ लैटिट्यूड हैं, तो उसमें हमारा सबसे बड़ा आता है इक्वेटर, विच इज ऑन 0 डिग्री। ये वाला हमारा है इक्वेटर 0 डिग्री पे। इसके ऊपर और नीचे 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ पे है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये 23.5 डिग्री पे ही क्यों है। 23.5 डिग्री पे इसलिए है क्योंकि जो हमारा यहाँ पे सन शाइन करता है, इस सन की जो रेज हमारी अर्थ पे पहुंचती है, वो मैक्सिमम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ही ऐसी लोकेशन है जहां तक ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री तक पहुंचती है। 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ के बाद अर्थ सन की जो रेज है वो स्लैंट हो जाती है, मतलब एक एंगल पे गिरती है, सीधी नहीं गिरती है। आप सीधा गिरने का मतलब समझ रहे हैं कि किसी पे भी यहाँ पे ये लाइंस सीधी गिर रही हैं। लेकिन अगर मैं कर्वियस कर्व लूं, जैसे कि हमारी अर्थ है, तो यहाँ पे अगर सन है तो यहाँ पे सीधा गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ये किसी एंगल के साथ गिर रही है। इसका मतलब है कि इसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा एरिया में डिसिपेट हो रही है। इसका मतलब है कि ये इन एरिया को कंपैरेटिवली दिस पर्टिकुलर एरिया कम गर्म कर रहा है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 2 ऐसे अर्थ पे लास्ट पॉइंट्स हैं जहां पे अर्थ की जो सन की जो रेज हैं वो सीधी गिरती हैं, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। और उसके बाद में हमारी 2 और लाइन्स हैं जिनको बोलते हैं 66.33 डिग्री एंड 66.33 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, विच आर नोन एज आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल्स। अगर आप देखें तो इनकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि जो सन की रेज है वो कैसे गिरती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, इसको ट्रॉपिकल नाम दिया गया है। इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल जोन, मतलब ये कंपैरेटिवली वार्मर एरिया है। वार्मर क्यों है आपको समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पे सन की सीधी रेज गिरती हैं। वेयरएज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर और नीचे का जो एरिया है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का, इसको हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं। और आर्कटिक सर्कल और आर्कटिक जोन, ये बिल्कुल नॉर्थ पोल के बीच का जो एरिया है, इसको हम फ्रिजिड एरिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सन रेज हैं वो बहुत ही स्लेंटेड आती है, टिल्टेड आती है, तो जो उनकी एनर्जी होती है वो भी कंपैरेटिवली कम होती है, इसलिए ये एरिया कूलर होता है और ये एरिया वार्मर होता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल ऑफ लैटिट्यूड। हम एक एक करके सारे सर्कल ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन से कॉन्टिनेंट से, कौन से वाटर बॉडीज से और इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर से क्रॉस होता है। इनके बारे में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा लोकेशन है जहां से इक्वेटर की लाइन क्रॉस होती है, इनमें से कौन सा ऐसा लोकेशन है जहां से प्राइम मेरिडियन का लाइन क्रॉस होता है, कौन सा ऐसा सी है जिससे प्राइम मेरिडियन का या इक्वेटर का या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न का लाइन क्रॉस होता है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल्स हैं जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगी। एंड आई होप आप अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठे होंगे, तो जो भी फैक्चुअल डिटेल्स में आपको इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दिखता है इसमें, आप उसे अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। तो हम स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं कि किस तरीके से जो सन का लाइट है वो इस पे परपेंडिकुलर गिरता है। आपको ये पता है कि जो अर्थ है वो भी अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, मतलब अर्थ बिल्कुल इस तरीके से नहीं घूमता है, जबकि इस 23.5 डिग्री के एक्सिस पे टिल्टेड होके घूमता है, सीधा नहीं है ये। तो इसकी वजह से एक अर्थ अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है चारों तरफ, और एक्सिस सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करता है। तो इसकी वजह से जो सन का लाइट गिरता है उसका लोकेशन हर दिन चेंज होता है। अगर हम यहाँ पे देखें, समर सॉलिस्टिस है, समर सॉलिस्टिस के दिन क्या होता है, ये आपको दिख रहा है लाइन, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन का सीधा परपेंडिकुलर लाइन गिरता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 22 जून, कभी कभी ये 21 जून को भी आता है, इस दिन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। 12 घंटे का ही दिन और 12 घंटे की रात बराबर डे और नाइट होता है समर सॉलिस्टिस के दिन। और पूरे साल में 2 इक्विनॉक्स आते हैं। इक्विनॉक्स क्या होते हैं? इक्विनॉक्स के दिन जो सन का रे है वो इक्वेटर पे बिल्कुल परपेंडिकुलर गिरता है, सीधा गिरता है, उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स वाले दिन इक्वेटर पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसी तरीके से जब अर्थ रिवॉल्व करती हुई यहाँ पे पहुंचती है तो 22 दिसंबर को हम विंटर सॉलिस्टिस मनाते हैं। विंटर सॉलिस्टिस मतलब कि जो अर्थ का रे है, जो सन का जो लाइट गिर रहा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे बिल्कुल परपेंडिकुलर गिर रहा है, उसको बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस। हम एक बार फिर से इसको अच्छे से, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए ताकि आप बहुत सारे जो फिजिकल के, जो क्लाइमेटोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं, इवन एटमॉस्फेयर के बहुत सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आप इजीली समझ पाएंगे। तो देखा हमने, ये हमारा इक्विनॉक्स की बात कर रहे हैं हम। इक्विनॉक्स पे क्या हो रहा है कि जो सनलाइट है वो सीधी यहाँ पे परपेंडिकुलर गिर रही है, बाकी एरिया पे ये स्लैंटेड गिर रही है। देखो ये कर्वेचर है तो यहाँ पे ये स्लैंटेड में गिर रही है। तो दिस वाज अबाउट द इक्विनॉक्स। अगर हम समर सॉलिस्टिस की बात करें तो सन इज डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये 90 डिग्री के एंगल पे गिर रही है। बाकी जगह आप देख रहे हो कि स्लैंटेड में गिर रही है, मतलब यहाँ पे कम एनर्जी डिसिपेट हो रही है और यहाँ पे ज्यादा एनर्जी डिसिपेट हो रही है। एंड इक्वली यहाँ पे हमने विंटर सॉलिस्टिस की बात करी है, जहाँ पे सन की जो लाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलर गिरती है। आई हैव शोन यू दिस डायग्राम्स ताकि जब आप फिर से रिवाइज भी करें तो आप खुद से समझ सकें कि किस तरीके से सन का लाइट गिर रहा है और किस तरीके से हम विंटर से समर और समर में विंटर में शिफ्ट हो रहे हैं, और किस तरीके से जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न है इनका लोकेशन डिटरमाइन किया जाता है। अब हम स्टडी करते हैं इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर क्या था हमारा? इक्वेटर हमारा था 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब यहाँ पे जो अर्थ का सबसे बड़ा एरिया है, यहाँ पे अर्थ का सर्कमफेरेंस विच इज अराउंड 40,075 किलोमीटर का जो सर्कमफेरेंस कवर करता है 0 डिग्री का इक्वेटर। 0 डिग्री का जो इक्वेटर है, अगर हम इन सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको बताऊं, जो इक्वेटर है ये थोड़ा बल्ज है। बल्ज का मतलब क्या है कि अर्थ जो है वो परफेक्ट स्पेड नहीं है, बिल्कुल एक तरीके से गोल नहीं है, जबकि ये जो इक्वेटर है यहाँ पे थोड़ा सा फैला हुआ है। ये फैला हुआ क्यों है? ये फैला हुआ इसलिए है क्योंकि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे बहुत स्पीड से रिवॉल्व करती है। इसकी वजह से ये वाला जो इक्वेटर के पास का एरिया है ये थोड़ा सा बल्ज्ड है। आप एक और कॉन्सेप्ट समझो कि जिस तरीके से हम लैटिट्यूड में ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे एक हमारा इक्वेटर है और एक हमारा आर्कटिक सर्किल है, ये पूरी जो अर्थ है वो एक ही टाइम पे एक साथ घूमती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे कोई पर्सन ए है और यहाँ पे कोई पर्सन बी है, इन दोनों को 24 आवर्स में ये पूरा कवर करना है, तो बी को बहुत तेजी से भागना पड़ेगा, बहुत तेजी से भागना पड़ेगा, तभी ये पूरा 24 आवर्स में कवर करेगा जितने में ए कवर करेगा, क्योंकि ए के पास सर्कल छोटा है तो ए का स्पीड कंपैरेटिवली कम होगा बी के स्पीड से। तो सेम इसी तरीके से जो इक्वेटर है इस पे अर्थ का वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, और जैसे हम पोल की तरफ जाते जाते हैं, जिस तरीके से हमारे लैटिट्यूड का साइज कम होता जाता है, वैसे इन पे अर्थ का जो वेलोसिटी है वो कंपैरेटिवली कम होता जाता है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ का इसका साइज बड़ा है, ऐसे समझो कि बी को बहुत ज्यादा भागना पड़ेगा तो ये तेजी से भागता है।
और ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं। दो इक्विनॉक्सेस होते हैं, समर एंड स्प्रिंग इक्विनॉक्सेस, जहाँ पे जो सन है वो बिल्कुल डायरेक्टली 90 डिग्री पे क्रॉस करता है इक्वेटर को, और ये हर साल में 2 बार आता है। अब हम देखते हैं कि इक्वेटर पे ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं और वाटर बॉडीज हैं जो फॉल होती हैं। पहले हम एक बार फिजिकल फीचर की बात करते हैं। फिजिकल फीचर में सबसे पहले हम ओशंस देखते हैं कि कौन से ओशंस हैं जिनसे इक्वेटर क्रॉस करता है। पहला आता है हमारा पैसिफिक ओशन, देन अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन। 3 ओशन से कवर होता हुआ, 3 ओशन को क्रॉस करता हुआ हमारा इक्वेटर का लाइन क्रॉस करता है। कॉन्टिनेंट देखें तो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट और एशिया का कॉन्टिनेंट। सिर्फ 3 ही कॉन्टिनेंट्स को इक्वेटर का लाइन क्रॉस करता है। उसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पे ये साउथ अमेरिका के अंदर एंडीज से निकल रहा है, अमेजोन बेसिन से, और ये अमेजोन रिवर है। अमेजोन रिवर जो है वो अटलांटिक ओशन में अपना वाटर ड्रेन करती है, और ये इक्वेटर अमेजोन रिवर को क्रॉस करता है। फिर इससे निकलता हुआ गल्फ ऑफ गिनी से निकलता है। अफ्रीका के अंदर ये कोंगो बेसिन, ग्रेट रिफ्ट वैली और लेक विक्टोरिया को क्रॉस करता है। मैं आपको रिवाइज करा दूं कि ग्रेट रिफ्ट वैली का कॉन्सेप्ट हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में जब स्टडी कराता था, पढ़ा था। इसमें क्या था कि ये जो प्लेट है ये डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज हो रही है का मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी लेक्स जनरेट हो गई हैं, और इन फ्यूचर में यहाँ पे सी और ओशन भी बनेगा। और जो अफ्रीका है ये 2 प्लेट्स में डिवाइड हो रहा है। 2 प्लेट्स कौन सी थी हमारी? नुबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट रिवाइज कराया है। उसके बाद में एशिया कॉन्टिनेंट में ये यहाँ पे ये हमारा मालदीव्स का एरिया है। दिस इज मालदीव्स एंड दिस इज इंडोनेशिया। ये मालदीव्स के सदर्न टिप पे क्रॉस करती हुई इंडोनेशिया से निकल के वापस पैसिफिक ओशन में चली जाती है। हम एक एक करके देखेंगे इनको। हम एक बार कंट्रीज भी देख लेंगे कौन सी कंट्रीज है जिनमें से ये क्रॉस करती है। साउथ अमेरिका के अंदर ये 3 कंट्रीज को क्रॉस करती है, विच इज इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। ब्राजील के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि ब्राजील से इक्वेटर भी क्रॉस करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी क्रॉस करता है। ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ब्राजील इकलौता ऐसा कंट्री है जिससे इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन क्रॉस होती है। अफ्रीका के अंदर ये कौन सी कंट्रीज को क्रॉस करता है? साओ टोम एंड प्रिंसिपी, गबोन, कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड देन युगांडा। यहाँ पे छोटा सा कंट्री युगांडा उसको कवर करता हुआ केन्या एंड सोमालिया को क्रॉस करता है। और एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर हम देख चुके हैं कि मालदीव्स और इंडोनेशिया को क्रॉस करता है। हम हर कॉन्टिनेंट के अंदर 1 बाय 1 करके इसको डिटेल से देखेंगे कि कौन से फीचर्स को या फिर जो सिटीज हैं उनको इक्वेटर क्रॉस करता है। देखो इक्वेडोर का जो कैपिटल है कीतो, यहाँ से इक्वेटर निकलती है। इक्वेडोर का कैपिटल कीतो से इक्वेटर निकलती है। देन इट कम्स टू द कोलंबिया। कोलंबिया में निकलती हुई ये अमेजोन बेसिन को क्रॉस करती है ब्राजील में, और अमेजोन रिवर के माउथ को क्रॉस करती हुई ये अफ्रीका की तरफ मूव करती है। सो दिस वाज अबाउट साउथ अमेरिका। देखो हम ये देख चुके हैं, ये एंडीज को क्रॉस करती है, हमने देखा था अमेजोन बेसिन को और अमेजोन रिवर को। ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि यहाँ से इक्वेटर क्रॉस होता है। देन लेट्स कम टू दी अफ्रीका। यहाँ पे छोटी कंट्रीज हैं। लेट्स सी द बिगर मैप। यहाँ पे देखो साओ टोम प्रिंसिपी से निकलती हुई यहाँ पे छोटा सा कंट्री है गबोन, वहां से फिर कोंगो, देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो से निकलती हुई यहाँ पे एक कंट्री है युगांडा। युगांडा से निकलती हुई केन्या और सोमालिया से निकलती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ग्रेट रिफ्ट वैली है, और यहाँ पे लेक विक्टोरिया से भी ये निकल रही है। सी आई हैव शोन अ स्केल्ड पिक्चर, आपको दिख जाएगा कि कोंगो बेसिन से निकलती हुई ग्रेट रिफ्ट वैली, लेक विक्टोरिया और माउंट केनिया जो है ये बिल्कुल इक्वेटर पे लोकेटेड है। आपको ये याद रखना है, माउंट केनिया बिल्कुल इक्वेटर पे लोकेटेड है। यहाँ पे माउंट किलिमंजारो है, लेकिन माउंट किलिमंजारो जो है वो इक्वेटर के थोड़ा सा नीचे लोकेटेड है। वेयर इज माउंट केनिया इज ऑन द इक्वेटर। उसके बाद में हम एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट में हमने देखा था कि मालदीव्स हैं।
मालदीव्स का बिल्कुल सदर्न टिप के पास से इक्वेटर क्रॉस करती हुई ये सिंगापुर के पास से निकलती हुई इंडोनेशिया में से निकलती है। एशिया कॉन्टिनेंट में सिर्फ 2 कंट्रीज से निकलती है, मालदीव्स एंड इंडोनेशिया। हम इंडोनेशिया का डिटेल मैप देखते हैं। देखो इंडोनेशिया के हमने आइलैंड्स देखे थे कि कौन से आइलैंड्स थे, सुमात्रा आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड, जावा आइलैंड एंड सुलेवासी आइलैंड। यहाँ पे सुलेवासी आइलैंड है, 4 आइलैंड्स हैं। तो इक्वेटर किन किन आइलैंड से निकलती है, ये सुमात्रा से निकल रही है, बोर्नियो से निकल रही है और सेलेबस से निकल रही है। इन 3 को क्रॉस करती हुई इक्वेटर निकलती है। आपको ये ध्यान रखना है कि सुमात्रा से और बोर्नियो आइलैंड जो इंडोनेशिया के हैं उनसे इक्वेटर क्रॉस कर रही है। अभी आप देखो, आपको ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंगापुर से इक्वेटर नहीं निकलती है। सिंगापुर इक्वेटर के पास में लोकेटेड है, इसके ऊपर से नहीं निकलती है जैसे कीतो में से निकल रही थी। एंड इक्वली स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ये भी इक्वेटर के पास में लोकेटेड है, इक्वेटर के ऊपर लोकेटेड नहीं है। तो ये हो गया हमारा इक्वेटर के बारे में। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लें। कौन सी कंट्री थी? एक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ टोम एंड प्रिंसिपी, गेबोन, दोनों कोंगो कंट्रीज, रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, छोटा सा कंट्री युगांडा, केन्या एंड सोमालिया। और एशिया कॉन्टिनेंट की सिर्फ 2 कंट्रीज, मालदीव्स एंड इंडोनेशिया। आपको यहाँ पे एक किरिबाती भी दिख रहा होगा। किरिबाती जो है ये पैसिफिक ओशियन का एक आइलैंड है। इसका जो वाटर जोन है, इसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहां से इक्वेटर होके निकलती है, इसके लैंड एरिया से होके इक्वेटर नहीं निकलती है। अब हम बात करते हैं प्राइम मेरिडियन की। प्राइम मेरिडियन क्या है? इट्स ए लॉन्गिट्यूड। कौन सा लॉन्गिट्यूड है? ये 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है। 0 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है इसको एक रेफरेंस पॉइंट माना है, जिसके थ्रू हमने बाकी लॉन्गिट्यूड्स को उनका टाइम जोन और नाम दिया है। जैसे कि हमने इक्वेटर को 0 डिग्री इक्वेटर बोला था। तो ये कहाँ से निकलती है? ये लंदन इंग्लैंड के अंदर एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहां से निकलती है जो ग्रीनविच में है, इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो नॉन एज ग्रीनविच लाइन। क्यों? क्योंकि ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच से निकलती है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये अराउंड 20,000 किलोमीटर लेंथ में है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कवर करती है। प्राइम मेरिडियन की हेल्प से ही हमने इंटरनेशनल डेट लाइन स्टैब्लिश करी है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो 180 डिग्री की लाइन है, 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, बिल्कुल ऑपोजिट टू प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री के ऑपोजिट में। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है और इसका कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है, इसको हम आगे वाली स्लाइड्स में समझेंगे। अभी हम प्राइम मेरिडियन पे फोकस करते हैं। अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो प्राइम मेरिडियन से क्रॉस करती हैं, तो हम पहले देखते हैं कि कौन से ओशियंस है। ओशियंस की बात करें तो सबसे ऊपर हमारा कौन सा आता है? आर्कटिक ओशियन। उसके बाद में हमारा अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करती हुई ये सदर्न ओशियन में से निकलती है। तो कितने ओशियंस हो गए? 3 ओशियन को क्रॉस करती है। कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। यहाँ पे ये हमारा यूरोप है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट को क्रॉस करती हुई अफ्रीका कॉन्टिनेंट को क्रॉस करती है और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को क्रॉस करती है। तो हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए? 3 कॉन्टिनेंट्स हो गए। 3 ओशन और 3 कॉन्टिनेंट्स हो गए हैं। हम एक बार कंट्रीज को देखते हैं। यूरोप के अंदर कौन सी कंट्रीज को क्रॉस करती है? यूनाइटेड किंगडम को, फ्रांस को और स्पेन को, 3 कंट्रीज को क्रॉस करती है। उसके बाद में अफ्रीका के अंदर 5 कंट्रीज को, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, टोगो, घाना एंड माली। और उसके बाद में ये अंटार्कटिक ओशन से निकलती हुई अंटार्कटिका में जाती है और अंटार्कटिका में ये क्वीन मॉड लैंड करके एक एरिया है, उसको क्रॉस करती है। आपको ध्यान रह जाएगा, यूरोप में 3 कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड स्पेन, एंड देन अफ्रीका के अंदर अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो एंड घाना एंड अंटार्कटिका से निकलती है। अच्छा, जब हम अफ्रीका पे हैं तो मैं आपको 1-2 पॉइंट रिवाइज करा दूं कि जो अल्जीरिया है वो अफ्रीका का लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री था, और उसके बाद बुर्किना फासो और माली जो है ये दोनों लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। ठीक है। अच्छा, हम एक बार देखते हैं कि कौन से फिजिकल फीचर्स हैं जिनमें से जो प्राइम मेरिडियन का हमारा 0 डिग्री ग्रीनविच का लाइन है वो क्रॉस करता है। आर्कटिक ओशन से निकल के ये नॉर्वेजियन सी और नॉर्थ सी को क्रॉस करता है। उसके बाद में यहाँ पे ये इरबियन पेनिनसुला को क्रॉस करता है। इरबियन पेनिनसुला हमने पढ़ा था जिसपे हमारा स्पेन और पुर्तगाल लोकेटेड है।
स्पेन और पुर्तगाल का जो एरिया है वो इरबिन पेनिनसुला पे लोकेटेड है। देन इट क्रॉसेस द मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करके ये एटलस माउंट एटलस जो है ये अफ्रीका के अंदर है, उसको क्रॉस करता है, सहारा डेजर्ट को क्रॉस करता है, और फिर गल्फ ऑफ गिनी, अंगोला बेसिन जो अटलांटिक ओशन के अंदर है, इनको क्रॉस करता हुआ सदर्न ओशन से अंटार्कटिका में एंटर होता है। तो दीज वर सम फिजिकल फीचर जिनमें से प्राइम मेरिडियन का लाइन क्रॉस करता है। देख चुके हम आर्कटिक ओशन, नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ सी, इरबियन पेनिनसुला, एटलस माउंटेन, सहारा डेजर्ट, गल्फ ऑफ गिनी, अंगोला बेसिन, अटलांटिक ओशियन एंड देन सदर्न ओशन एंड अंटार्कटिका। सो दीज वर द सम फीचर्स जहां से प्राइम मेरिडियन क्रॉस करता है। ये मैंने अलग से कंट्रीज के नाम और वाटर बॉडीज के नाम भी दे दिए ताकि आपको रिवीजन में हेल्प हो। अभी एक क्वेश्चन आता है, दिस इज अ जनरल क्यूरियोसिटी क्वेश्चन ऑल्सो, कि जहां से इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन मिलता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। जहां पे प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर मिलेगा, पहले तो उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होगा, 0 डिग्री एंड 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का लोकेशन क्या है 0 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो जहां पे 0 डिग्री मिलते हैं, ये गिनी बेसिन के अंदर, गल्फ ऑफ गिनी के अंदर एक नल आइलैंड या पॉइंट है। ये कोई आइलैंड नहीं है एक्चुअली, इसको एक इमेजिनरी पॉइंट नाम दिया गया है। अगर आप यहाँ पे जाके जीपीएस में अपना लोकेशन देखेंगे तो आपको ये 0 डिग्री एंड 0 डिग्री बताएगा। सो दिस इज इन दी अटलांटिक ओशन। अब हम आते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन के कॉन्सेप्ट पे। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है कि एक हमने लाइन बना दी है, इस लाइन के रेफरेंस पॉइंट है कि इस लाइन को अगर आप क्रॉस करते हो तो एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, और अगर आप इस लाइन को इस तरीके से क्रॉस करते हो तो आपको एक दिन गायब हो जाएगा। नाउ ये कोई रियल लाइन नहीं है और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि हर कंट्री और कॉन्टिनेंट को इसका रूल मानना पड़ेगा क्या, लेकिन एक सिंक्रोनिसिटी लाने के लिए और सारी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स का एक सिमिलर डेट लाइन टाइम जोन सिस्टम हो, ताकि जितना भी मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन है, उन सब के बाद वो सब इजी हो सके, इसके लिए एक इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। तो ये जो डेट लाइन है ये एक्चुअली लॉन्गिट्यूड का लाइन है और ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड का जो लाइन है उसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोला है। अभी आप जब हम डायग्राम में देखेंगे तो जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। वैसे लॉन्गिट्यूड्स को हमने देखा था कि सब स्ट्रेट लाइंस थी, हमने प्राइम मेरिडियन भी देखा था कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको क्रॉस करने पे कंट्री का टाइम जोन चेंज हो जाएगा, कंट्री का डेट चेंज हो जाएगा। आप इमेजिन करो कि यहाँ पे एक बड़ा सा कंट्री है ए, अगर इस कंट्री के अंदर से ये इंटरनेशनल डेट लाइन निकलती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे 31 तारीख है तो यहाँ पे 1 तारीख हो जाएगी। तो एक ही कंट्री में 2 डेट होना और 2 डिफरेंट टाइम जोन होने से कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, इसलिए इसको जिगजैग में रखा गया है ताकि जो कंट्रीज हैं उनमें किसी भी डे और टाइम का, डे और डेट का कंफ्यूजन जो है वैसा कुछ क्रिएट ना हो। तो हम इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हैं। देखो ये जो आपको जिगजैग सी लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन। ये इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ पे हमने, आपको याद है हमने लोकेशन पढ़ा था बेरिंग सी का। बेरिंग सी कौन सी 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा था, यहाँ पे चुक्ची सी था और यहाँ पे बेरिंग सी था। इन दोनों को कनेक्ट करता था और ये रशिया और अलास्का को भी कनेक्ट करता था। ये था बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट। और यहाँ पे ये जो आपको एक चेन ऑफ आइलैंड्स दिख रहा है, ये चेन ऑफ आइलैंड्स है अलूशियन आइलैंड। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है एक तो ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन के अंदर है, ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन है, आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो पैसिफिक ओशियन में है और ये किनको क्रॉस करता है, बेरिंग स्ट्रेट को और अलूशियन आइलैंड्स को क्रॉस करके निकलता है ये। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। ये हमारी 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन है और ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है। क्योंकि आप इसे एक ग्लोब की तरह समझो कि ये पूरा एक ग्लोब है। अगर यहाँ पे 0 डिग्री ग्रीनविच है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट के अंदर 180 डिग्री का लाइन है। हमने इसको खोल के ओपन कर दिया है, इस पूरे ग्लोब को इस शीट में हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो आपको ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो लेट्स इमेजिन हम एक सिनारियो कंसिडर करते हैं जिसमें हमारा जो ग्रीनविच लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन है, यहाँ पे हमारा 1 जनवरी का मिडनाइट हुआ है, विच इज 00।
रात के 12 बजे हैं 1 जनवरी का, मतलब जस्ट नया साल अभी लगा है। हम जब इसके ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो हम प्लस मानते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस +1 की वजह से जब हम यहाँ पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे ये +12 का डिफरेंस क्रिएट करता है। इसका मतलब क्या है कि 1 जनवरी +12 मतलब यहाँ पे 1 जनवरी का दोपहर का 12 बज चुका है, दोपहर के 12 PM हो चुका है, ठीक है। और हम जब इसके वेस्ट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस में कॉन्सेप्ट करते हैं कि मतलब अभी ये घड़ी जो है पीछे चल रही है, थोड़ी सी पीछे चल रही है। का मतलब क्या है कि यहाँ पे कितना बजेगा, अभी देखो यहाँ पे अगर 1 जनवरी का बिल्कुल मिडनाइट हुआ है तो इसके जस्ट पहले का कोई लोकेशन होगा तो वहां पे अभी तो 31 दिसंबर ही हुआ होगा, और 31 दिसंबर का 11 बज के कुछ साढ़े 11 बजे होंगे, या 11 बज के हो सकता है कि 59 भी हुआ होगा, मतलब एग्जैक्ट 1 नहीं आया है अभी। तो इसी तरीके से जब हम और पीछे जाएंगे तो इस वाले इंटरनेशनल डेडलाइन के बिल्कुल यहाँ पे कितना बजेगा और क्या डेट होगा, यहाँ पे हो जाएगा 31 दिसंबर, और यहाँ पे क्या हमारा टाइम हो जाएगा, विच विल बी दोपहर के 12 बजेंगे। समझ आया आपको दोपहर के 12 कैसे बजेंगे, क्योंकि ये घड़ी 12 घंटे पीछे चली गई है। इस तरीके से ये टाइम जोन जो है वो डिवाइडेड है। देखो ये और ये इंटरनेशनल डेडलाइन है हमारा, ठीक है। तो अभी अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझो, अभी हम ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं कि यहाँ पे 1 जनवरी था और रात के 12 बजे हैं, यहाँ पे ये भी 1 जनवरी हो गया है और यहाँ पे दोपहर के 12 बज गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे अभी 31 दिसंबर है और यहाँ पे दोपहर के 12 बजे हैं। अभी जब हम इस ग्लोब को मिला देंगे, आप ये सोचो कि इस वाले को हमने पूरा अगर सर्किल में मिला दिया तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। का मतलब क्या हुआ कि इसके यहाँ पे कितना बजा है, 1 जनवरी का 12, और यहाँ पे कितना बजा है, 31 दिसंबर का दोपहर का 12। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, यहाँ पे 1 जनवरी का दोपहर का 12। अभी समझो एक इंसान है, ये हम पोर्शन ए मानते हैं, हम इसको पोर्शन बी मानते हैं। अभी अगर कोई ए से बी की तरफ जाता है तो वो क्या हो रहा है कि वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी लाइफ में 1 जनवरी फिर से आएगा। इसका मतलब है कि वो भी मिडनाइट का जो सेलिब्रेशन है उसको फिर से करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 1 दिन गेन कर लिया है, 1 दिन एक्स्ट्रा मिला है उसको, मतलब वो फिर से 1 जनवरी जिएगा। लेकिन अगर कोई बी से ए की तरफ जाता है तो क्या हुआ कि मतलब ये तो 31 दिसंबर के 12 बजे थे इसके दोपहर के, और सडनली इसका 1 जनवरी के दोपहर के 12 बज गए, मतलब इसके 24 आवर्स जो है वो लैप्स हो गए। मतलब इसने जो न्यू ईयर मिडनाइट सेलिब्रेशन है वो नहीं करा है। तो इसकी वजह से इसको क्या हुआ, 1 दिन का लॉस हो गया। समझ आया आपको कॉन्सेप्ट। अगर हम ए टू बी जाते हैं तो 1 दिन का गेन हो जाता है क्योंकि हम वो दिन फिर से जिएंगे। लेकिन अगर हम बी टू ए की तरफ आते हैं तो वो ही दिन हमारा एक लॉस हो जाता है और हम सीधा 24 आवर्स आगे पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से ये डेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है कि कैसे 1 दिन हमने गेन करा और लूज करा है, कैसे डेट लाइन को क्रॉस करने पे टाइम और डेट जो है, टाइम डेट और डे जो है वो चेंज हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटरनेशनल डेट लाइन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आप अपने फ्रेंड्स को भी समझाएंगे तो भी ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है तो आप हमें doubts.studyiq@gmail.com पे लिख सकते हैं या इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा लेक्चर था इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। इससे अगले वाले लेक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न क्या है, उनके सिग्निफिकेंस क्या है और वो कौन सी कॉन्टिनेंट से और वाटर बॉडीज और कंट्रीज से क्रॉस करती हैं। इन पे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज अपने नोट्स को रिवाइज कर लेना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।